गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम नए टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं सेल यूनिट का। ठीक है, फिर हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स बैक्टीरिया। ठीक है, जो ज़्यादातर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया। केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप, और जो इनका सेल एनवेलप है वो केमिकली क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। आप याद करने के लिए ऐसे कर सकते हो, सी से केमिकली और सी से कॉम्प्लेक्स, यानी कि केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है किसका? प्रोकैरियोट्स, बैक्टीरिया का। अब देखो, इनके 3 लेयर्स होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं तीनों के तीनों लेयर्स। क्या क्या होते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट होता है, फिर सेल वॉल जैसे कि प्लांट में आपने देखा था, और उसके अंदर इनर मोस्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सबसे आउटर में क्या होता है? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, मिडिल में क्या होगा? सेल वॉल, और इनर साइड में क्या होगा आपका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे सीक्वेंस में आउटर टू इनर, इनर टू आउटर सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए आ सकता है, पूछ भी सकता है कि सबसे आउटर कौन सा होता है, सबसे इनर कौन सा होता है, मिडिल कौन सा होता है। तो याद रखिए। ईच लेयर ऑफ द एनवेलप परफॉर्म्ड डिस्टिंक्ट फंक्शन। 3 लेयर हैं, अभी हमने देखा। तीनों लेयर क्या करते हैं? अपने अपने में डिस्टिंक्ट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, बट दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। अगर हम लोग सिंगली इंडिविजुअली बात करें तो तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, पर तीनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं? तीनों का एक ही काम है, क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किसको? सेल को। ठीक है, अब हम देखते हैं जो बैक्टीरिया है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल एनवेलप। सेल एनवेलप के बेसिस पे बैक्टीरिया को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है? तो 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक ग्राम पॉजिटिव और दूसरा है ग्राम नेगेटिव। अब ग्राम पॉजिटिव कौन से बैक्टीरियाज हैं? दोज दैट टेक अप द ग्राम स्ट्रेन। जो ग्राम स्ट्रेन आता है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनल को हमें देखना रहता है या फिर कुछ भी को, तो हमें उसको क्या करना पड़ता है? पहले स्ट्रेन करना पड़ता है, तभी वो माइक्रोस्कोप में दिखेगा। तो वैसे ही अगर बैक्टीरिया स्ट्रेन को ले रहा है, ग्राम स्ट्रेन को, तो वो पॉजिटिव हो गया, ग्राम पॉजिटिव, और अगर नहीं ले रहा है तो वो ग्राम नेगेटिव हो गया। ठीक है, और जो साइंटिस्ट इसको किए थे उनका नाम ही ग्राम था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम ग्राम था, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। अब हम आते हैं ग्लाइकोकैलिक्स को कितने बेसिस पे डिवाइड किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन एंड थिकनेस। अब ग्लाइकोकैलिक्स कितना मोटा है, कितना पतला है, उसका कंपोजिशन क्या है, उसके हिसाब से इसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो स्लाइम लेयर और दूसरा है कैप्सूल। जो स्लाइम लेयर होता है वो लूज सीड की तरह होता है, वेयर एज जो कैप्सूल होते हैं वो थिक और टफ होते हैं, यानी कि हार्ड होता है। कैप्सूल से ही याद रखना आप, हार्ड होगा वो, और स्लाइम लेयर से लूज सीड की तरह वो होगा। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स का। अब हम आते हैं सेल वॉल डिटरमाइन। अब देखो, सेल वॉल का काम क्या है भाई? क्या काम है उसका? जो सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। पहला काम तो ये है कि वो शेप को डिटरमाइन करेगा। ऑब्वियसली सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होता है, रिजिड होता है, नॉन लिविंग होता है, तो उसका काम ही क्या है? एक शेप प्रोवाइड कर देना। ठीक है, किसी भी सेल को। दूसरा है स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। रिजिड है भाई, तो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट तो देगा ही वो। तीसरा है प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। बैक्टीरिया को बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से क्या करता है? बचाता है सेल वॉल। तो सेल वॉल बहुत इंपॉर्टेंट है और इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रहा है, क्योंकि वो सपोर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग करता है, प्रोटेक्ट करता है, एक फाइनल शेप भी दे रहा है आपको, बर्स्टिंग से बचा रहा है। तो ये फीचर्स आपको याद रखने हैं सेल वॉल के लिए। अब हम देखते हैं सेल वॉल के अंदर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या खासियत है अब देखते हैं हम लोग। ये तो एक सिलेक्टिवली परमिएबल है, और होना भी चाहिए, नहीं तो फिर बहुत सारे इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं, इतने सारे। अगर हर कोई अंदर चले गया तो कुछ ना कुछ तो
ड्रॉबैक होगा ही ना। तो ये क्या करता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि कुछ चीज़ों को जाने देगा अंदर, पर सभी को नहीं। जो सिलेक्ट कर करके चुन चुन के ही जाने देगा, सबको नहीं जाने देगा। और ये अच्छी बात भी है। इंटरैक्ट्स विद द आउटर वर्ल्ड, ठीक है, आउटर वर्ल्ड से ये क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है। सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकेरियोट्स। आपको याद रखना है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो चाहे प्रोकैरियोट्स का हो चाहे यूकेरियोट्स का हो, दोनों का क्या होगा, स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा। तो आपको ये याद रखना है, पूछ सकते हैं भाई एमसीक्यूज में कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों में स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं या स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। तो आंसर होगा यूकेरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, स्ट्रक्चरली क्या होगा, सिमिलर होगा। अब हम आते हैं दूसरे पे जिसका नाम है मीजोजोम, ठीक है, एनसीईआरटी पे दिया ही हुआ है। मीजोजोम स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स, इन लोग क्या होते हैं, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स होते हैं मीजोजोम्स, फॉर्म्ड बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखना सेल वॉल नहीं, एक्सटेंशन ऑफ क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका एक्सटेंशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनर साइड पे, ठीक है। यहाँ पर ऐसा लिख दिया स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स फॉर्म बाय एक्सटेंशन ऑफ सेल वॉल, तो वो गलत हो जाएगा। क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस होते हैं मीजोजोम, ठीक है। एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ, अब वो किस किस के फॉर्म्स में हो सकते हैं, पहला है वेसाइकल्स, दूसरा है ट्यूब्यूल्स, तीसरा है लैमेले, ठीक है, ये तीनों याद रखना। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है, जो मीजोजोम है वो किस किस में हेल्प करते हैं, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है, और डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स, जो डीएनए रेप्लिकेट हो गया उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करेंगे, रेस्पिरेशन में हेल्प करेंगे, सिक्रीशन प्रोसेस में, सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, और एंजाइमेटिक कंटेंट इनके पास होता है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अभी तक हम लोग क्या क्या देख लिए, सेल एनवेलप, ठीक है, सेल एनवेलप में देखे हैं हम लोग जो 3 लेयर्स होंगे, उनमें ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट, फिर सेल वॉल, फिर लास्ट में इनर साइड में क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेल वॉल के भी फीचर्स देखे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फीचर्स देखे और मीजोजोम के। अब आते हैं हम जो प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोट्स मतलब कि हम मान सकते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। they have other membranous extensions into the cytoplasm called the chromatophores। जो प्रोकैरियोट्स हैं, ठीक है, स्पेसिफिकली जो साइनोबैक्टीरियाज हैं, इनमें क्या मिलेगा आपको, क्रोमैटोफोर्स मिलेंगे, जिनके पास क्या होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो साइनोबैक्टीरिया है वो क्या करते हैं, उनके पास क्लोरोफिल्स होता है, ठीक है। देखो बैक्टीरियल सेल्स में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल, जो बैक्टीरियल सेल होते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो मोटाइल हो सकते हैं या तो नॉन मोटाइल हो सकते हैं। मोटाइल यानी कि क्या, वो मूव कर सकते हैं, ठीक है। नॉन मोटाइल मतलब कि नहीं मूव कर सकते। अब मूवमेंट के लिए क्या चाहिए होगा, हमारे पास तो भाई पैर है, हम लोग मूवमेंट के लिए यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, है ना। अब देखते हैं इन लोग के पास क्या है। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशंस फ्रॉम देयर सेल वॉल कॉल्ड द फ्लैजिला। तो उनके पास क्या होता है, मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन करने के लिए फ्लैजिला होता है, ठीक है। अगर कोई बैक्टीरिया मोटाइल है तो उसके पास क्या होगा, फ्लैजिला होगा, और अगर नहीं है तो फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है फिलामेंट, दूसरा है हुक, तीसरा है बेसल बॉडी। इम्पॉर्टेंट है ये तीनों। और इसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट होता है वो क्या होता है, फिलामेंट, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है फिलामेंट, ठीक है। अब देखो जो फ्लैजिला है उसके अलावा भी मिलेंगे आपको कुछ कुछ एक्सटेंशंस, जैसे कि पिलाई और फिम्ब्रे,
पर याद रखना, जो मोटिलिटी के लिए रोल प्ले करेगा वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैजिला ही करता है, ठीक है। पिलाई और एफिमरे ये क्या मोटिलिटी के लिए हेल्प नहीं करते हैं। आर ऑल्सो सरफेस स्ट्रक्चर्स ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले अ रोल इन मोटिलिटी, ठीक है। उन लोग मोटिलिटी में हेल्प नहीं करेगा। जो पिलाई है इलोंगेटेड ट्यूबुलर होते हैं और ये किससे बने होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है। अब देखो जो फेमरे हैं ये क्या किस चीज़ के लिए हेल्प करते हैं, किसी भी चीज़ में अटैचमेंट के लिए, चाहे होस्ट टिश्यू हो या फिर रॉक हो, ये सब में क्या करते हैं, ये अटैचमेंट के लिए हेल्प करते हैं। और किस टाइप के होते हैं, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, एकदम पतले पतले से धागे टाइप के होंगे ये, और हेल्प करते हैं किसमें, अटैचमेंट में, ठीक है। रॉक्स में हो सकता है या होस्ट टिश्यू में हो सकता है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन्स बॉडीज, ठीक है। जो राइबोसोम्स है हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रोकैरियोट्स पे। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। जो राइबोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोट्स में वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसी के पास क्या होंगे, राइबोसोम्स आपको मिलेंगे। क्योंकि इसमें तो ऐसा नहीं है ना कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल मिले, माइटोकॉन्ड्रिया मिले, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट मिले, तो ये कहाँ मिलेंगे, राइबोसोम्स आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही मिलेंगे, ठीक है, उसी से एसोसिएटेड होंगे। दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर by 20 nanometer in size and are made up of 2 subunits। जो राइबोसोम्स है वो 2 सब यूनिट से बनते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी इवन यूकैरियोट्स में भी, बस जो सब यूनिट ही है जो इनको डिफरेंस बनाता है। देखो प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में आपको क्या मिलेगा, 70S जो डिवाइडेड है 50S और 30S में। 50S ऑब्वियसली लार्जर यूनिट है और जो 30S है वो स्मॉलर यूनिट है। राइबोसोम्स आर साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सबको मालूम होगा जो राइबोसोम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस का साइट है। सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल mRNA एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। इस लाइन को तो डायरेक्ट याद कर लो। बहुत सारे क्या होते हैं जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच हो जाते हैं किसमें, mRNA में, और क्या फॉर्म कर देते हैं लोग, पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है। द राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीजोम्स ट्रांसलेट द mRNA इनटू प्रोटीन। यहाँ तो सिंपल सा लिख दिया है कि बस mRNA को प्रोटीन में कन्वर्ट कर रहा है, पर आप जब जेनेटिक्स पढ़ोगे तो इसमें पूरा डिटेल में बताया गया है कि कैसे कैसे वो चेंज होता है, ठीक है। यहाँ तो डायरेक्ट याद कर लो, जो mRNA है उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन में। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे जिसका नाम है इंक्लूजन्स बॉडीज। कैसे होते हैं इन लोग, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। रिजर्व मटेरियल जो होगा भाई, अब प्रोकैरियोट्स के पास तो सेल ऑर्गेनेल्स हैं नहीं, वैक्यूल्स हैं नहीं, ठीक है, तो उन लोग कैसे करेंगे अपने जो भी फूड वगैरह है स्टोर करने के लिए, उन लोग क्या करेंगे, तो इन लोग इंक्लूजन बॉडीज़ का हेल्प लेते हैं और उसी इंक्लूजन बॉडीज़ में इन लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। इन लोग नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं, मैं अभी भी बोली, लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। कहाँ मिलेंगे, साइटोप्लाज्म में मिलेंगे। क्या क्या हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, ये तीनों ही ग्रैन्यूल्स मिल सकते हैं इंक्लूजन बॉडीज़ के रूप में। अब देखो जो गैस वैक्यूल्स है किस में मिलेंगे आपको, ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। गैस वैक्यूल्स किस में मिलेंगे आपको, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया पे, ठीक है, फोटोसिंथेटिक, ये गैस वैक्यूल्स हो गए। ऐसे ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं, अमीबा में मिलेंगे आपको।
फूड वैक्यूल्स होते हैं, प्रोटिस्टा में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो वैक्यूल बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अब हम आते हैं यूकेरियोटिक सेल पे। यूकेरियोट्स कौन कौन से हैं? यूकेरियोट्स हमें पता है मोनेरा को छोड़ के बाकी सब क्या हैं? यूकेरियोट्स हैं। प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब क्या हैं? यूकेरियोटिक सेल। एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्मा थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं, इसी की वजह से बहुत सारे क्या बन जाते हैं? कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं आपको यूकेरियोटिक सेल में, वेयर एज प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है। जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर एनवेलप से बाउंड होगा, यानी कि न्यूक्लियर का न्यूक्लियर एनवेलप होगा। कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स, इसमें क्या मिलेंगे आपको? कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर्स भी मिलेंगे। जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल किस में ऑर्गेनाइज हो जाता है? क्रोमोसोम में। बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है और वो क्रोमोसोम का फॉर्म कर लेता है। ऑल यूकेरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। सारे के सारे यूकेरियोटिक सेल्स आइडेंटिकल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही होगा, ठीक। प्लांट सेल, देखो प्लांट सेल में आपको मिलेंगे सेल वॉल, प्लास्टिड्स एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। ये किसका आइडेंटिफिकेशन हो गया? प्लांट सेल का। ये एनिमल सेल में नहीं मिलेंगे आपको। सेल वॉल नहीं मिलेगा एनिमल सेल में, प्लास्टिड नहीं मिलेगा एनिमल सेल में, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स भी नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वैक्यूल नहीं मिलेगा पर लार्ज नहीं मिलेगा। वैक्यूल्स तो होते हैं पर छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो ये सब एब्सेंट होते हैं एनिमल सेल में। एनिमल सेल सेंट्रियोल्स विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। ये पहले भी मैं बता चुकी हूँ, जो एनिमल्स के पास होता है सेंट्रियोल्स, प्लांट्स के पास नहीं होता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेल मेम्ब्रेन पे, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा लेंदी है पर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक। अगर सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखे थे किसको? ह्यूमन आरबीसी को, ठीक है। ह्यूमन आरबीसी को देखा गया था, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ह्यूमन आरबीसी का है, ठीक। तो कंपोजिशन सेल टू सेल वेरी कर सकता है, पर हम लोग यहाँ जो डिस्कस करने वाले हैं वो ह्यूमन आरबीसी का है, ठीक। कंपोजिशन क्या क्या हो सकते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन। मेजरली आपको क्या मिलेगा? जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें लिपिड्स एंड प्रोटीन आपको मेजरली मिलने वाला है। मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स, यानी कि जो मेजर लिपिड्स हैं हमारे वो कौन से हैं? फॉस्फोलिपिड्स दैट आर अरेंज इन बाईलेयर, ठीक है। बाईलेयर मतलब 2 लेयर्स होंगे, ठीक। फॉस्फोलिपिड्स वैसे ही अरेंज होते हैं। अरेंजमेंट ऑफ लिपिड्स, अब कैसे अरेंज हुए हैं ये लिपिड्स? देखो जो पोलर हेड है वो किसकी तरफ होगा? पोलर हेड आउटर साइड की तरफ होगा, और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो इनर साइड होगा। देखो हाइड्रोफोबिक मतलब थोड़ा डरता है, ठीक है, डरता है ये, तो फिर ये इनर साइड पे चुपचाप से अरेंज हो जाता है। टेल से याद रखना वो किससे डर रहा है? पानी से। हाइड्रोफोबिक टेल है तो डर रहा है तो किधर? बाहर की तरफ थोड़ी ना जाएगा, अंदर की तरफ ही अरेंज हो जाएगा। और ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। पोलर हेड कहाँ मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा? आउटर साइड पे। और जो हाइड्रोफोबिक टेल है वो आपको मिलेगा इनर साइड पे। डरपोक है तो डरपोक लोग घुस जाते हैं घर के अंदर, वैसे ये भी क्या से याद कर सकते हो। हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ मिलेगा आपको? इनर साइड पे। दिस ensures that the non-polar tail of saturated hydrocarbon is protected from aqueous environment। वही प्रोटेक्ट हो गया भाई, डर के मारे छुप गया। फॉस्फोलिपिड्स आर कंटेन, देखो जो फॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें क्या मिलते हैं आपको? कोलेस्ट्रॉल भी मिल जाएंगे। पर देखो जो मेजरली हमने बात किया था वो क्या था? लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब वो मेन लिपिड क्या था? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड्स में भी कोलेस्ट्रॉल मिल जाते हैं, ठीक है।
अब हम आते हैं, बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील दैट द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो पोजेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। देखो उसमें प्रोटीन भी मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, बस सबका जो रेशियो रहता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। अब देखो इन ह्यूमन आरबीसी, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि ह्यूमन आरबीसी की बात हो रही है, किसी और सेल की बात नहीं हो रही है। तो इसमें प्रोटीन आपको मिलेगा 52%, लिपिड्स मिलेगा आपको 40%, ठीक है। अब दोनों को मिलाओगे तो 92% हो गया। अब 8% क्या मिल रहा है बोलोगे, तो वही कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट थोड़े थोड़े होते ही हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो इंटीग्रल हो गया और दूसरा हो गया पेरिफेरल। इंटीग्रल मतलब समझ ही आ रहा है आपको, इनर मोस्ट साइड अंदर पे ही, या तो पार्शियली या तो फिर टोटली। पेरिफेरल मतलब कि जो उसके आउटर मोस्ट लेयर है, मतलब पेरीफेरी पे, ठीक है, ऑन सरफेस, ठीक है। An improved model of the structure of the cell membrane was proposed by Singer and Nicholson in 1972, widely accepted as fluid mosaic model। तो इसका सबसे अच्छा मॉडल किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने, कब, 1972 पे, और इस मॉडल का नाम दिया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक है। मोजाइक मतलब आपको एकदम क्लियर नहीं दिखता है, एकदम क्लियर नहीं लगेगा, तो एक तो फ्लूइड था वो, है ना, और थोड़ा मोजाइक मॉडल, नाम जो नाम दिया गया है वो भी थोड़ा सोच समझ के दिया गया है, यानी कि वो कैसे दिख रहा था फर्स्ट, मतलब सबसे पहले वो देखे तो उन लोग को कैसा दिखा, उसके हिसाब से ही उन्होंने नाम दिया फ्लूइड मोजाइक मॉडल, ठीक। अकॉर्डिंग टू दिस, अब देखो ये जो थ्योरी है जो इन्होंने बताई है, जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें, द क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड अनेबल्स लेटरल मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। तो इसका जो क्वाजी फ्लूइड, क्वाजी मतलब होता है फॉल्स, क्वाजी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड एनेबल्स लेटरल मूवमेंट, ठीक। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, एल फॉर लिपिड और एल फॉर लेटरल मूवमेंट। जो लिपिड्स होते हैं वो क्या, किस चीज़ के लिए होते हैं, लेटरल मूवमेंट्स कराते हैं, ठीक है, मूवमेंट्स ऑफ प्रोटीन्स विद इन द ओवरऑल बाइलेयर, ठीक। दिस एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज फ्लूइडिटी। अब जो एबिलिटी है यही मूवमेंट की, उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, फ्लूइडिटी का नाम दे दिया, ठीक। फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फंक्शंस लाइक सेल ग्रोथ। अब देखो जो इसका फ्लूइड नेचर है वो बहुत सारे और कामों में भी मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर देता है, ठीक। इसके वजह से क्या हो जाता है, ये इम्प्रूव कर देता है सेल ग्रोथ को। अरे भाई अब जब मूवमेंट हो ही रहा है तो सेल ग्रोथ भी क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है, ठीक। सेल ग्रोथ पे हेल्प करेगा। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस में भी, सिक्रीशन में भी, एंडोसाइटोसिस में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है, क्या, जो इसका फ्लूइड नेचर है उसी की वजह से ही। तो फ्लूइड नेचर किस किस में हेल्प करेगा आपको, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल ग्रोथ में, और क्या, जंक्शन भी बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ट्रांसपोर्ट कराना, ठीक है। देखो ये एक बैरियर की तरह ही काम कर रहा है, तो ये क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कराता है, ठीक, ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट, ट्रांसपोर्ट करा देगा। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। तो मेम्ब्रेन क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को नहीं जाने देगा, कुछ कुछ गिने चुने को ही ये आने जाने देगा। अब देखो ट्रांसपोर्ट कितने टाइप के हो सकते हैं, देखो एक तो है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसमें आपको एटीपी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, और जो एक्टिव है इसमें आपको एटीपी लगने वाले हैं। क्यों,
क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम करते हैं, ठीक है। देखो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट ही कर जाते हैं। अब देखो एक्टिव में लगेगा आपको एनर्जी, और एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब हम देखते हैं जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स। याद रखना जो सॉल्यूट्स हैं, ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट भी लिखा हो सकता है, पर याद रखना जो मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट्स है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बहुत लोग कैसे याद कर लेते हैं, डिफ्यूजन होता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, पर किस चीज़ का मूवमेंट भाई, सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का, किसका, तो आपको याद रखना है सॉल्यूट्स का मूवमेंट, ठीक। एग्जाम्पल है न्यूट्रल सॉल्यूट्स, न्यूट्रल सॉल्यूट्स हैं वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। अब देखो अगर यही चीज़ वाटर के लिए किया जाए तो उसको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं, उसका नाम है ऑस्मोसिस। वाटर के लिए ही डेफिनेशन वही है, ठीक, पर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। पोलर मॉलिक्यूल्स कैनॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर। जो हमारा लिपिड बाइलेयर है वो क्या है, नॉन पोलर होता है, और अगर पोलर मॉलिक्यूल है तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकता। क्यों, हमें पता है, एक डेफिनेशन है केमिस्ट्री में, पोलर डिजॉल्व द पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व द नॉन पोलर। तो पोलैरिटी सेम होनी चाहिए ना। तो अब बताओ भाई, बाइलेयर जो है वो नॉन पोलर हो गया, और अगर किसी पोलर मॉलिक्यूल्स को जाना है तो वो आसानी से जाने नहीं देगा आपको। दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो उन लोग को क्या चाहिए होगा, ठीक है, कैरियर प्रोटीन चाहिए होगा ट्रांसपोर्ट कराने के लिए, क्योंकि उन लोग खुद ब खुद डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ठीक। फ्यू आयंस एंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कुछ कुछ आयंस मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चले जाते हैं। भाई सब लोग सीधे हुए तो होते नहीं हैं, कुछ लोग बोलते ही हैं रूल्स बनता है तोड़ने के लिए, तो इसमें भी वही है भाई, इन लोग को चैन आ नहीं रहा था, इन लोग को अगेंस्ट द ग्रेडियंट ही जाना था, ठीक है भाई। द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम लोअर टू हायर, अब इन लोग को कम से ज़्यादा में जाना था, ठीक है। एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस, आपको एनर्जी ज़रूर लगेगी, एटीपी खर्च होगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक, सेल वॉल तो हमने पढ़ चुका है, पर थोड़ा और देख लेते हैं इसके बारे में। नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर सेल वॉल है, वो नॉन लिविंग होगा और रिजिड होगा, ठीक। यूनिक फीचर्स ऑफ प्लांट बता चुकी हूँ। आउटर कवरिंग फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंगी एंड प्लांट्स गिव्स द शेप, ये भी पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं। इट हेल्प्स इन सेल टू सेल इंट्रैक्शन, हाँ ये नया है, सेल टू सेल इंट्रैक्शन में हेल्प करता है सेल वॉल। भाई आपकी बाउंड्री नहीं होगी, आप इंट्रैक्शन कैसे कर पाओगे। प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक, बैरियर प्रोवाइड कर देता है जो काम के नहीं हो उन मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। अब देखो जो एल्गी है ना, उसका क्या क्या होगा, जो सेल वॉल है वो किस किस का कंपोजिशन का होगा, उसमें आपको मिलेगा सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन्स, प्रोटीन्स, ठीक है, ये चारों मिलेंगे आपको एल्गी के सेल वॉल पे। वेयर एज जो फंगी है वो काइटिन से बना रहता है उसका सेल वॉल। द सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट सेल, the primary cell wall is capable of growth which gradually diminishes as the cell matures and secondary wall is formed inner side, ठीक है। जो प्राइमरी सेल वॉल होता है, जो यंग प्लांट्स होते हैं उनमें पहले प्राइमरी सेल वॉल बनते हैं। उन लोग क्या होते हैं, केपेबल होते हैं किस चीज़ के लिए, ग्रोथ के लिए। उन लोग क्या कर सकते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक। फिर वो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो सेकेंडरी में चेंज हो जाता है, और सेकेंडरी सेल वॉल का क्या हो जाता है, डिमिनिश होता है, जो उसका ग्रोथ का जो कैपेबिलिटी होता है वो कम होते जाता है और सेकेंडरी फॉर्म कर देता है। हमेशा याद रखना जो सेकेंडरी है वो इनर साइड पे बनेगा, आउटर साइड पे प्राइमरी ही बनेगा, ठीक। अब प्राइमरी को अंदर कर दोगे ना उसको ऑक्सीजन मिलेगा ना कुछ मिलेगा, वो मर जाएगा ना भाई, तो प्राइमरी को ही बाहर रहना ज़रूरी है।
अब हम बात करते हैं मिडिल लैमेले की। इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पैक्टेट विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। जो मिडिल लैमेले हैं ये बने होते हैं कैल्शियम पैक्टेट के और हेल्प क्या करते हैं, ग्लूज करने के लिए, चिपकाने के लिए नेबरिंग सेल्स को। ठीक है। The cell wall and middle lamellae may be traversed by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cell। जो सेल वॉल है और जो मिडिल लैमेले है, इन लोग क्या प्लाज्मोडेस्मेटा मिल सकते हैं। प्लाज्मोडेस्मेटा यानी कि आपको, जैसे मैं एग्जांपल दूँ, दो सेल के बीच में ऐसे आपको एक वे मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, इसको हम बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है। ये इतना बड़ा नहीं रहता, ये जस्ट चिपके होते हैं और वहाँ पर आपको थोड़ा सा ही क्या बोल सकते हैं, गैप मिलता है, एक वे मिल जाता है आने जाने के लिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक, जो कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म को नेबरिंग सेल्स के।